हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर है टर्म फर्स्ट और 2021-22 सेशन जो है आपका, उसका ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। और क्लास 10th साइंस का ये सैम्पल पेपर है जिसका कोड है 086। टाइम आपका रहेगा 90 मिनट्स और जनरल इंस्ट्रक्शंस हम करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शंस होंगे आपके और सेक्शन ए में आपके 24 क्वेश्चंस रहेंगे। आपको 20 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने हैं न्यू पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग। सेक्शन बी आपके 24 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन सी है आपके 12 क्वेश्चंस होंगे और आपको कोई 10 क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। आपका पेपर जो है 3 सेक्शन में आएगा, ठीक है। और उसमें आपके 4 क्वेश्चंस की तो आपको चॉइस दी गई है सेक्शन ए और बी में, और 2 क्वेश्चंस की चॉइस दी गई है आपको थर्ड सी सेक्शन में। कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अब हम सेक्शन ए करेंगे। सेक्शन ए आपको जो दिया गया है, द फर्स्ट अटेम्प्ट 20 क्वेश्चन वुड बी इवेलुएटेड, यानी यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि जो आपने 24 क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसमें से आपके फर्स्ट 20 जो है वो इवेलुएट किए जाएंगे। यानी जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट है वो क्वेश्चन आपको लास्ट में करने हैं। यानी 4 क्वेश्चन जिनका आपको डाउट है वो क्वेश्चन आप पहले 20 में अटेम्प्ट ना करें। क्लियर है? आप पहले 20 वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक। तो क्योंकि लास्ट के 4 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर इवेलुएट नहीं किए जाएंगे। क्लियर? ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। रीमा टुक 5 ml ऑफ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या रहेगा? PbNO3 होल ट्वाइस। PbNO3 होल ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला रहेगा। So in a beaker and added approximately 4 ml of potassium iodide, इसमें वो डालती है क्या? 4 ml पोटाशियम आयोडाइड। What would she observe? अब यहाँ से जो रिएक्शन होगी, रिएक्शन क्या होगी? यहाँ से PbI2 बनेगा और पोटाशियम नाइट्रेट जो है वो निकल जाएगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी ये। यहाँ से जो PbI2 है ये जो है आपका येलो PPT बनेंगे। थोड़ा वीडियो आपकी लंबी रहेगी बच्चों, क्योंकि थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट आपके लिए। क्लियर? सो यहाँ पे PbI2 जो है इसके येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं। सो बी जो है यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है। एक जो है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिया गया है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द गैस ए इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसमें आपको ये गैस जो है इसको आइडेंटिफाई करना है। एनसीईआरटी का ये डायग्राम दिया गया है। सो इसमें अगर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, तो बर्निंग दिखाई गई है, बर्निंग ऑफ गैस ए विद पॉप साउंड। तो आपको याद रखना है कि जब पॉप साउंड की बात की गई हो, पॉप साउंड की, तो वो गैस हाइड्रोजन गैस होती है। और अगर लाइम वाटर जो है वो कैसा दिखाया गया है? मिल्की है, तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस की टेस्ट जो है वो की जाती है, ठीक है। तो 2 ही ये टेस्ट आपके जो है सिलेबस में है। तो आपको यहाँ पर कौन सी है? पॉप साउंड दी गई है, तो ऑप्शन ए नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? हाइड्रोजन, ठीक है। ये गैस कौन सी है? ये गैस रहेगी आपकी हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, समझ के जो है क्वेश्चन करेंगे तो काफी कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको मेटल दी गई है, मेटल को आपने डाला डाइल्यूट HCl में, बनता क्या है? मेटल, सॉल्ट एंड गैस जो है वो निकलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कॉम्बिनेशन आर करेक्ट? आपको बताना है कि कौन से 2 कॉम्बिनेशन जो है इसमें करेक्ट रहने वाले हैं। फर्स्ट आपको दिया गया है, कॉपर जो है वो मेटल डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगी और गैस जो है वो इवोल्व होगी। क्लियर? सो इसमें जो आंसर रहेगा, देखिए कॉपर जो है वो कॉपर कम रिएक्टिव है। हाइड्रोजन को अगर आप देखें, हाइड्रोजन से नीचे रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर आता है, जिसके कारण ये हाइड्रोजन जो है वो नहीं निकाल सकती, ठीक है। ये HCl से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा कॉपर। सो ये भी गलत ऑप्शन हो गया आपका। आयरन जो है उसकी HCl के साथ रिएक्शन हो जाएगी, मैग्नीशियम की रिएक्शन होगी और हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी, लेकिन यहाँ पर नो लिखा हुआ है तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा।
जिंक जो है, जिंक की रिएक्शन होती है, ZnCl2 बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ से सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, तो डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसमें आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है वो बतानी है। आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है और इसमें सही जो ऑप्शन होगा वो आपका बी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे 3 जो है Fe के एटम है, 3 Fe के हैं। ऑक्सीजन को अगर आप देखेंगे तो 4 हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन के 4 2 जा 8 हो जाएंगे। तो आपका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्या दिया गया है, द ग्राफ गिवन बिलो डेपिक्ट एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये ग्राफ जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो कर रहा है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, एसिड प्लस अल्कली गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। The pH of a solution changes as we add excess of acid to an alkali। ठीक है, pH of solution जो है वो चेंज हो जाती है अगर हम excess acid वो अल्कली के अंदर डालते हैं। यानी एक्सेस ऑफ एसिड बोला गया है आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देना है कि एक्सेस जो है वो आपको बोला गया है। अगर आप एक्सेस डालोगे तो क्या होगा, 7 पे तो जाके जो है क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन एक्सेस होगा तो यानी उसके अंदर जो एसिडिटी है वो क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन की वो इंक्रीज कर जाएगी। यानी यहां पर आपको बताना है विच लेटर डिनोट द एरिया ऑफ द ग्राफ वेयर बोथ एसिड एंड सॉल्ट आर प्रेजेंट। जहां पर एसिड भी प्रेजेंट है और जहां पर सॉल्ट भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो वो एरिया कौन सा होगा, डी जो है वो आपका एरिया होगा जहां पर एसिड और सॉल्ट जो है वो दोनों प्रेजेंट है। क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन से क्या बन गया है, सॉल्ट बन गया है। ठीक है, और एक्सेस डाला है तो यहाँ पर इस पोजीशन पे एसिड भी प्रेजेंट है। सो डी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। In the reaction, just a minute, in the reaction of iron with copper sulfate solution, कॉपर सल्फेट की आयरन के साथ रिएक्शन दी गई है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। यहां से क्या होगा, आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर प्लस आयरन सल्फेट। Which option in the given table correctly represent the substance oxidized and the reducing agent? तो आपको देखना है यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्लियर है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडाइज हो रहा है आयरन जो है वो क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, देखिए आयरन जो है, आयरन यहाँ पे ऑक्सीडाइज होके क्या बन रहा है, FeSO4 बन रहा है। तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। अब बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, जो दूसरे को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। यहाँ पे रिड्यूस कौन हो रहा है, कॉपर सल्फेट जो है यहाँ पे रिड्यूस होकर क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है। क्लियर, और इसकी हेल्प कौन कर रहा है, इसकी हेल्प कर रहा है आयरन। क्लियर, तो आयरन ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा और आयरन ही यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसलिए आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसमें ऑक्सीडाइज सब्सटेंस भी आयरन है और रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो भी क्या है, यहाँ पे आयरन है। क्लियर। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज्ड एज। तो आपकी जो केमिकल रिएक्शन है यहाँ पर कॉपर और ऑक्सीजन की, तो ये रिएक्शन कौन सी है, यहाँ पे क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनता है। रिएक्शन बैलेंस करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ये देखिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। ठीक है, अगर आप इसको देखें, और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, लेकिन आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन में डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन दिया ही नहीं गया है, इसलिए ये आपका आंसर बिल्कुल राइट रहेगा। सी इज द राइट आंसर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। Which of the given option correctly represent the parent acid and base of calcium carbonate? कैल्शियम कार्बोनेट जो आपके पास सॉल्ट है उसके आपको एसिड और जो बेस है पेरेंट एसिड वो बताने हैं। क्लियर, तो देखिए बहुत सिंपल है ये चीजों को पहचानना। CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके पेरेंट जो है एसिड और बेस बताने हैं। तो Ca, यहाँ पे Ca जो है आपके पास कौन सा जो है यहाँ पे हो सकता है, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। क्लियर, कैल्शियम सल्फेट जो है ये भी हो सकता है।
बट यहाँ पे H3PO3 गिवन है, तो हमारे पास दूसरा क्या है, कार्बोनेट है। तो कार्बोनेट जो है वो हमारा यहाँ से जो है हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। ठीक है, तो H2CO3 कार्बनिक एसिड हमारा वीक एसिड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये जो है हमारा पेरेंट बेस हो जाएगा। तो बी जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें जब सॉल्ट बनता है तो ये वाला पार्ट और ये कार्बोनेट जो है यहाँ से सॉल्ट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द हीट जनरेटेड वाइल डाइल्यूटिंग अ कंसंट्रेटेड एसिड। तो आप कैसे खुद को क्या करोगे, प्रोटेक्ट करोगे। ठीक है, जब आप क्या करते हो, एसिड बेस को जो है क्या करोगे, डाइल्यूट करते हो। तो डाइल्यूट करते हुए क्या ध्यान देने वाली बात है, बाय एडिंग एसिड टू वाटर विद कांस्टेंट स्टरिंग। तो ये ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा कि जब भी हम डालें तो हमें एसिड को वाटर में ऐड करना चाहिए और कांस्टेंट जो है स्टरिंग करनी चाहिए। बाकी ऑप्शन सारे आपको गलत दिए गए हैं, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू बैलेंस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कौन सी होती है, अनबैलेंस्ड जो इक्वेशन होती है उसको हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और क्यों इसको जो है बैलेंस करना जरूरी है, तो इसको बैलेंस करना जरूरी है अकॉर्डिंग टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मास बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपको दिया गया है आपकी एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे, केयरफुली स्टडी द diagram of the human respiratory system with labels A, B, C and G. Select the option which gives correct identification and the main function or characteristic. तो ये आपको यहाँ पर बताना है, आपको डायग्राम दिया गया है, इसको केयरफुली समझना है और करेक्ट आइडेंटिफिकेशन देनी है कि किसका कौन सा फंक्शन है। तो फर्स्ट जो है यहाँ पे क्या है, फर्स्ट है हमारा ट्रेकिया। तो ट्रेकिया जो है इसका फंक्शन है, it is supported by bony rings for conducting inspired air। तो अब इसमें क्या गलती है यहाँ पे कि ये बोनी रिंग्स नहीं होती हैं, ट्रेकिया के अंदर जो रिंग्स होती हैं वो कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। ठीक है, कौन सी रिंग्स होती है स्टूडेंट्स, कार्टिलेजिनस रिंग्स, कार्टिलेज की बनी होती हैं। क्लियर, ठीक है, तो ये जो है आपका ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए। बी देखते हैं, रिब्स व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम सांस छोड़ते हैं देन रिब्स आर लिफ्टेड, तो हमारी जो रिब्स हैं वो लिफ्ट कर जाती हैं। तो ऐसा नहीं है बच्चों, जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारी रिब्स लिफ्ट नहीं करती, जब हम सांस लेते हैं तब हमारी रिब्स लिफ्ट करती हैं। तो बी आंसर भी आपका गलत हो गया। थर्ड हम अगर देखें यहाँ पे एल्विलाई, तो एल्विलाई जो है वो क्या होती हैं, जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, ये हमारे क्या है, दीज आर द एल्विलाई, थिन वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो बिल्कुल जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस की साइट है दैट इज द एल्वियोलाई। सी जो है ये बिल्कुल ठीक है। बात करते हैं डी की, डायाफ्राम, इट इज, ये जो है क्या है, ये फोर्थ वाला ये हमारा डायाफ्राम है एंड इट इज पुल्ड अप व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, अंदर सांस खींचते हैं तो ये पुल्ड अप हो जाता है। ऐसा नहीं है, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये पुल डाउन हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, ताकि मैक्सिमम जो एयर है वो हमारी अंदर आ सके। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। सो यहाँ से सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, आई होप आपको ये पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इंडिकेट द करेक्ट एंजाइम दैट इज सिक्रेटेड इन लोकेशन ए, बी एंड सी। तो आपको बताना है कि कौन सा एंजाइम जो है ए, बी, सी से सिक्रीट होता है। सो देखिए फर्स्ट से ये माउथ है, तो माउथ में अमाइलेज एंजाइम हमारे सिक्रीट करते हैं, क्लियर है। सेकंड ये हमारा क्या है, सेकंड ये स्टमक है, तो स्टमक में पेप्सिन एंजाइम सिक्रीट करते हैं। एंड थर्ड जो दिया गया है, थर्ड में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ पे जो सिक्रीशन होता है वो आपका ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। कौन सा होता है स्टूडेंट्स, ट्रिप्सिन एंजाइम। क्लियर है, जो कि ये देखिए यहाँ पे जो है आपकी जो पेनक्रियाज होती है उसकी डक्ट जो है होती है, और यहाँ पे सिक्रीशन किसका होगा, ट्रिप्सिन एंजाइम का, अकॉर्डिंग टू जो ऑप्शन गिवन है। तो यहाँ पे आपका बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। फर्स्ट में अमाइलेज, सेकंड में पेप्सिन एंड थर्ड में रहेगा आपका ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स ऑन। ओपनिंग और क्लोजिंग होती है जो स्टोमेटल पोर की, ये क्या होता है, ये होता है स्टोमेटल पोर, ये है गार्ड सेल्स और इसके चारों तरफ होती हैं एपिडर्मल सेल्स, ठीक है, ये है स्टोमेटल पोर। यहीं से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का एक्सचेंज होता है। सो ये जो स्टोमेटल पोर है इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है वो आपको बताना है। तो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग ये वाटर कंटेंट के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, वाटर कंटेंट इन द गार्ड सेल इसके ऊपर डिपेंड करती है। सो डी विल बी द राइट आंसर। बाकी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, दीज ऑल आर रॉन्ग ऑप्शंस। क्लियर। Now, question number 14 है the figure given below shows a schematic plan of blood circulation in humans with label first to fourth. Identify the correct label with its function. तो आपको पहले लेबलिंग जो है वो देखनी है और उसके फंक्शन देखने हैं। सो फर्स्ट दिया गया है ये है हमारी पल्मोनरी वेन, तो हमारी लेबलिंग ठीक है, ये हमारी पल्मोनरी वेन है। इट टेक्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट, तो ये इसका फंक्शन गलत है, ये इम्प्योर ब्लड नहीं बल्कि जो प्योर ब्लड है उसको क्या करती है, उसको जो है लंग्स से लेकर और राइट जो हमारा लेफ्ट जो हमारा एट्रियम है उसको देती है। सेकंड देखिए बी, सेकंड दिया गया है पल्मोनरी आर्टरी, तो ये जो है पल्मोनरी आर्टरी शो की गई है बट ये पल्मोनरी आर्टरी नहीं है, ये अरोटा है, इसलिए ये हमारा वैसे ही गलत हो गया, ये जो है रॉन्ग आंसर है। थर्ड दिया गया है अरोटा, तो ये हमारा अरोटा नहीं है, ये अरोटा है, जबकि ये पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया और इसका फंक्शन भी ये गलत है। इट टेक्स ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट, ये इसका फंक्शन नहीं है। अरोटा जो है वो पूरे बॉडी पार्ट में जो ब्लड है उसको भेजता है। क्लियर, तो ये भी हमारा ऑप्शन सी गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन डी है वेना केवा, तो ये है वेना केवा एंड इट टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट टू द राइट ऑरिकल, तो ये बिल्कुल ठीक है कि ये बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर राइट ऑरिकल में भेजता है। सो यहाँ पे इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्लियर, डी इज द राइट आंसर और 2 की हमारी लेबलिंग गलत है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द फेजेस ऑफ सर्कुलेशन which is represented in the diagram of heart given below. एरो इंडिकेट कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द चैम्बर शोन, तो यहाँ पे जो एरो है वो क्या दिखा रही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है और जो वेंट्रिकल है उनका कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर क्या बताना है, फेजेस ऑफ सर्कुलेशन जो कि डायग्राम में रिप्रेजेंट किए गए हैं। ऑप्शन ए ब्लड ट्रांसफर टू द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ऐसा नहीं हो रहा है, ऑप्शन गलत है। ब्लड इज ट्रांसफर टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, ठीक है, ऑक्सीजनेशन के लिए जा रहा है। एंड इज पम्प्ड इनटू वेरियस ऑर्गन, और अदर ऑर्गन्स में ये ब्लड ट्रांसफर किया जा रहा है, तो बी जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन है। सी भी देख लेते हैं, ब्लड ट्रांसफर टू द राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल साइमल्टेनियसली, गलत है। ब्लड इज रिसीव्ड फ्रॉम लंग्स, लंग्स से रिसीव नहीं हो रहा है बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये बाहर निकल रहा है। जब वेंट्रिकल होता है, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी जब क्या होता है यहाँ पे, जब सिस्टोल होता है, ये कौन सा फेज है, ये सिस्टोलिक फेज है। क्लियर, जहाँ पे वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रेक्शन कर रहे हैं, तो डी भी हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, सारे डायग्राम जो है आपको यहाँ पे लगभग कवर कर दिए गए हैं। देखिए, ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे ही लेबलिंग दी गई है। नाउ मैच द लेबलिंग रेफर्ड इन कॉलम 1 एंड कोरिलेट विद द फंक्शन इन कॉलम 2, तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा फंक्शन जो है वो कौन से पार्ट का है। क्लियर, सो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, फर्स्ट आपको जो दिया गया है, फर्स्ट जो है हमारी, जस्ट अ मिनट, फर्स्ट देखिए ये पार्ट है आपका। क्लियर, फर्स्ट है द लेंथ ऑफ दिस डिपेंड ऑन फूड द ऑर्गेनिज्म ईट, तो ये हमारा नहीं है, हमारा फर्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज आपका हो जाएगा। सेकंड देखिए बी, इनिशियल फेज ऑफ स्टार्च डाइजेशन, तो माउथ में हमारा स्टार्च डाइजेशन का इनिशियल फेज होता है, क्योंकि माउथ से ही सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम जो है वो इसके ऊपर जो काम करना शुरू कर देते हैं, तो फर्स्ट का हमारा बी रहेगा। सेकंड का जो है, देखिए सेकंड क्या है, सेकंड है लीवर। क्लियर है, सो सेकंड हमारा लीवर है, सो लीवर का फंक्शन क्या रहेगा, दैट इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ लाइपेज एंजाइम एक्शन, तो लाइपेज एंजाइम जो है उसके एक्शन की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है। और थर्ड है हमारा, थर्ड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है, सो स्मॉल इंटेस्टाइन दैट
द लेंथ ऑफ दिस डिपेंड ऑन फूड एंड ऑर्गेनिज्म ईट। तो थर्ड का हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड का हमारा यहाँ पर देखिए थर्ड का बच्चों यहाँ पर डी हो जाएगा। दिस इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एंड फैट। और फोर्थ यहाँ पर फोर्थ भी क्या है, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन है। एंड द लेंथ ऑफ दिस डिपेंड ऑन फूड द ऑर्गेनिज्म ईट। तो ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन है, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन है। फोर्थ का हमारा ए हो जाएगा। अब हमें देखना है ऑप्शन में कि फर्स्ट का बी किस में है और सेकंड का सी किस में है, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरचेंज किए जा सकते हैं ए और डी। तो फर्स्ट का बी हमारा देखिए, फर्स्ट का बी हमारा इसमें भी है और यहाँ पर भी है, बाकी ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए। अब सेकंड का सी किस में है, सेकंड का सी हमारा बी वाले ऑप्शन में है, तो बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ये हमारा बिल्कुल एकदम क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 17। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन अ स्मॉल कैविटी इन अ पेशेंट टीथ। पेशेंट टीथ में कौन सा मिरर यूज होता है, डेंटिस्ट कौन सा यूज करते हैं, तो उसमें करते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, क्योंकि इसमें एक सिचुएशन ऐसी आती है जब इमेज जो है वो रियल होती है और एनलार्ज होती है, कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर में एक जो हमारी रे डायग्राम है वो होता है जिसके इमेज हमारी वर्चुअल होती है बट वो एनलार्ज होती है, इरेक्ट होती है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। विच डायग्राम शोज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन बाय ए कन्वर्जिंग लेंस। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा डायग्राम इमेज फॉर्मेशन शो करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्क्रीन पे बाय ए कन्वर्जिंग लेंस। सो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये डायग्राम जो है हमारे क्या है, ये सारे डायग्राम हमारे गलत हैं। जो एग्जैक्ट डायग्राम यहाँ पर हमारा है वो है सी। ठीक है, सो सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। सो इसमें आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर एज वेल एज कॉनकेव लेंस, टू प्लेन मिरर प्लेस्ड एट 90 टू ईच अदर एंड कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉनकेव लेंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है। कंसीडर दीज इंडेक्सेस ऑफ रिफ्रैक्शन। ग्लास की जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी गई है, एयर की दी गई है, एयर की 1 होती है। ठीक है, वाटर 1.333। बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ 3 मटेरियल्स अरेंज द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू दैम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपको यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या करनी है, वो अरेंज करनी है। क्लियर, तो देखिए जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उतना ही मीडियम जो है वो रेयरर होता है। ठीक है, जितनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ती है उतना मीडियम डेंसर होता चला जाता है, और जितना मीडियम रेयरर होगा उतनी ही स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम के अंदर ज्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो है स्पीड ऑफ लाइट वो किस में होगी, एयर में, उसके बाद रहेगी वाटर में और उसके बाद रहेगी ग्लास में। सो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा एयर, वाटर एंड ग्लास। सो सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, बाकी आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है। If a beam of red light and a beam of violet light are incident on the same angle on the inclined surface of a prism from air medium and produce angle of refraction R and V, then respectively which of the following is correct? सो इसमें आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि वायलेट लाइट जो है वो ज्यादा बैंड होगी। क्लियर है, सो जो वायलेट का जो एंगल है वो क्या रहेगा, वो यहाँ पर ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा हमारा। ये दिया गया है आपको, एग्जामिन द अबव फिगर एंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपको यहाँ पे ये कॉनकेव मिरर दिया गया है। ठीक है, इसमें आपको दिया गया है 1 स्मॉल बॉक्स इन द फिगर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये जो है आपका एक स्मॉल बॉक्स ये आपका 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। ये आपको स्केल दिया गया है। नाउ ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पे आपको, द मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ -6 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सी की जो है यहाँ पे ये जो है आपकी कितनी है, 6 है, और अगर हम देखें 1 2 3 तो एफ आपकी कितनी है, 3 है। क्लियर है,
सो मिरर की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, -3 है। तो आप देख लें -3 किस में है, ये है -3 एंड विल प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। मैग्निफिकेशन जो रहेगी उसकी वो कितनी रहेगी, वो -1 रहेगी। क्लियर है? तो आपका यहाँ पर बी जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि आप देखिए जब सी पर ऑब्जेक्ट है तो हमारा जो रे डायग्राम से जो डायग्राम बनेगा वो भी कहाँ पर बनेगा, सी पर बनेगा और इक्वल साइज का होगा। और इन्वर्टेड होगा तो इन्वर्टेड के लिए माइनस लगाया और इक्वल साइज के लिए हमने 1 लगाया। इसीलिए जो मैग्निफिकेशन है वो कितनी रहेगी, वो -1 रहेगी। सो यहाँ पर बी इज द राइट ऑप्शन। आई होप स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्या दिया गया है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू ग्लास। देखिए ये एयर मीडियम है और ये जो है आपका ग्लास मीडियम है। एयर टू ग्लास एट द पॉइंट ओ, ये एट द पॉइंट ओ ऑन द हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लैब इज। तो ये जो एंगल है ये कितने एंगल है ये आपको बताना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी रे है वो बिना डेविएट हुए जो है दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई भी किसी तरह की कोई डेविएशन नहीं है। और अगर यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं है तो हमारा जो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा, 0 डिग्री। क्लियर है? कोई डेविएशन नहीं है तो एंगल 0 डिग्री रहेगा। आपको ओ पॉइंट देखना है, ये पी पॉइंट ना देखें, ओ पॉइंट देखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, ए प्रिज्म ABC with BC as the base is placed in different orientation. A narrow beam of white light is incident on the prism as shown in below figure. In which of the following diagram after dispersion the third color from the top of the spectrum correspond to the color of the sky? ठीक है, यानी आपको क्या बताना है यहाँ पे, ये बताना है कि एक नैरो बीम जो है लाइट की जब जो प्रिज्म है उसके ऊपर इंसिडेंट की गई तो कौन से डायग्राम के अंदर आफ्टर डिस्पर्जन जो थर्ड कलर है, थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्पेक्ट्रम, वो जो है स्काई के कलर से क्या होगा, उसके कॉरस्पॉन्ड रहेगा। सो इसका जो आंसर आपका रहेगा, इसका आंसर आपका बी जो है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ये वाली पोजीशन होगी, क्योंकि देखिए आप जो है GYOR ऐसे लिखते हो विबग्योर। ठीक है, तो थर्ड कलर जब हमारा नॉर्मल जो स्कैटरिंग होती है उसके अंदर कलर सबसे ऊपर कौन सा होता है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। अब आपको थर्ड कलर टॉप से क्या लेकर आना है, ब्लू कलर लेकर आना है। तो क्या होगा, जो प्रिज्म है उसका पोजीशन जो है कुछ ऐसा होना चाहिए, तो जो है हमारा जो डिस्पर्जन है वो ऑपोजिट होगा। क्लियर है? तो इसीलिए ये आंसर हमारा तब जो है ऐसे आएगा ना, VIB। क्लियर है? तो ऊपर से थर्ड पे टॉप तब आएगा, इसीलिए हमारा ये आंसर राइट रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपको दिया गया है, नहीं सेक्शन बी आपका स्टार्ट हो गया यहाँ से, और क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको दिया गया है लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन को हीट किया गया, एक्स मिला प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली, स्टेप फर्स्ट है ये आपका। एंड उसके बाद इसमें एक्स के अंदर वाटर डाला गया तो स्टेप 2 मिला और स्लेट लाइम मिला। Identify the correct option from the given table which represent the type of reactions occurring in step 1 and step 2। ठीक है, तो स्टेप 1 जो है क्या है, लाइमस्टोन को हीट किया गया है, हीट दी गई है, तो ये एक क्या होगा, फर्स्ट स्टेप जो है आपका एंडोथर्मिक रहेगा। क्लियर है? तो फर्स्ट स्टेप एंडोथर्मिक यानी बी और सी में से हो सकता है। अगला देखते हैं, जब आपने यहाँ पे क्या बना आपका, लाइमस्टोन को हीट किया आपने तो यहाँ पे बना आपका कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जब आप वाटर डालते हो तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी यहाँ से बनता है स्लेट लाइम, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, यहाँ पे हीट निकलेगी, एक्सोथर्मिक है, तो आपका सी जो है यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एक्सोथर्मिक है और स्टेप 1 एंडोथर्मिक है, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, इन विच ईयर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज द हाइएस्ट। हाइड्रोजन जो आयन है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो हाईएस्ट आपकी कब रहेगी। सो यहाँ पे आपको जो है ग्राफ दिया गया है, ये जो है आपकी क्या है, ये आपकी जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो ग्राफ शो कर रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें पीएच वैल्यू जो है सबसे कम कब है, 1 जो है सबसे कम कब है, वो 2002 में है। 2002 में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 1 जो है, यहाँ पे पीएच वैल्यू 1 है। पीएच वैल्यू 1 का मतलब हाइड्रोजन आयन जो कंसंट्रेशन है वो तब मैक्सिमम है। अगर आपने पीएच स्केल किया है, ठीक है,
तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जैसे जैसे आप 7 से नीचे की तरफ जाते हो तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपकी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। क्लियर। और इसीलिए जब आपकी पीएच वैल्यू नियर अबाउट 1 है 2002 में, उस समय हाइड्रोजन आयन जो है कंसंट्रेशन वो क्या है, सबसे ज्यादा रहेगी। सो ए जो है यहाँ से बच्चों बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, द डायग्राम शोज द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड डाइल्यूट एसिड। ठीक है, ये रिएक्शन आपको दी गई है बिटवीन मेटल एंड डाइल्यूट एसिड। सो देखिए इसमें आपको क्या दिया गया है, जिंक प्लस डाइल्यूट HCl और मैग्नीशियम प्लस डाइल्यूट HCl, आयरन और कॉपर प्लस डाइल्यूट HCl। What is the reason for different behavior of magnesium in test tube B? टेस्ट ट्यूब बी में क्या दिखाया गया है, बाकी तो मेटल देखिए नीचे हैं, लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, मेटल जो है वो क्या कर गई है, वो फ्लोट कर रही है। तो हमने पढ़ा था कि इसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या है, निकलती है, और जो हाइड्रोजन गैस है वो इसके क्या करती है, मेटल के ऊपर जो है क्या कर जाती है, चिपक जाती है। हाइड्रोजन गैस लाइटर होती है, इसीलिए वो उसके साथ जो है क्या करती है, मेटल को वो फ्लोट करवा देती है। सो यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा, मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विच हेल्प इन फ्लोटिंग। तो बी जो है यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया गया है, द टेबल शोन बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट 4 सब्सटेंसेस ABCD। यहाँ पे जो आपको ये टेबल गिवन है, ये 4 सब्सटेंसेस के आपको इंफॉर्मेशन दे रही है। ए सब्सटेंस है जिसका मेल्टिंग पॉइंट दिया गया है ABCD का, यहाँ पे उसके बारे में कंडक्टिविटी के बारे में बताया गया है। ठीक है, सॉलिड और ये जो है क्या है, लिक्विड और एक्वस जो है उसमें उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दी गई है। अब आपको बताना है आइडेंटिफाई आयनिक कंपाउंड फ्रॉम द गिवन सब्सटेंसेस, कि जो आयनिक कंपाउंड है वो कौन कौन से यहाँ पे रहेंगे। तो अगर आप देखें आयनिक कंपाउंड जब सॉलिड स्टेट में होते हैं, फॉर एग्जांपल NaCl, जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो इनके आयंस जो है वो फ्री नहीं होते हैं, लेकिन जब ये लिक्विड स्टेट में या एक्वस स्टेट में आ जाते हैं, या मोल्टन स्टेट आप कह सकते हो, तब इनके आयंस फ्री हो जाते हैं और ये गुड कंडक्टर हो जाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो B और C जो है, जो कि सॉलिड में पुअर कंडक्टर हैं और लिक्विड स्टेट में वो गुड हो जाएंगे, इसीलिए हमारा आंसर B और C यहाँ पर रहने वाला है। सो B जो है हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, Vinay observed that the stain of curry on a white shirt become reddish brown when soap is scrubbed on it। विनय ने क्या ऑब्जर्व किया कि उसके जो कपड़े हैं, व्हाइट शर्ट है, उस पे करी का जो है दाग लग गया था, कड़ी का। ठीक है, अब बिकम वो जब उसने उसको धोया तो क्या हुआ, सोप के कारण वो रेडिश ब्राउन हो गई। एंड बट इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन शर्ट इज वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन ये फिर से येलो हो गई जब उसको वाटर से क्या किया गया, वॉश किया गया। What might be the reason for his observation? क्या रीजन रहा होगा? तो देखिए रीजन क्या रहा होगा, सोप इज एसिडिक इन नेचर, बिल्कुल नहीं, सोप तो जो है बेसिक नेचर का होता है, इसीलिए ये सेकंड वाला ठीक है। और देखते हैं टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है, दोनों में दिया गया है, ठीक है। विच गिव रेडिश टिंट्स इन बेसिस, बेसिस के अंदर वो रेड हो जाता है, यानी सेकंड और थर्ड हमारा ऑप्शन ठीक है। तो सेकंड और थर्ड देख लेते हैं, बी जो है हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से स्टूडेंट्स, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप वुड द बल्ब ग्लो। आपको बताना है कि कौन से सेटअप में जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको जो है ये सेटअप दिए गए हैं। जो फर्स्ट सेटअप आपको दिया गया है, इसमें आपको देखिए डाइल्यूट HCl दिया गया है, तो डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन से जो बल्ब है वो क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा, क्योंकि ये जो है इसमें आयंस बन जाएंगे, तो ये हमारा करेगा। सेकंड देखिए इसमें आपको शुगर सॉल्यूशन दिया गया है, शुगर सॉल्यूशन C6H12O6, इसमें बेशक हाइड्रोजन है बट ये आयंस फॉर्मेशन नहीं करेगा, जिसके कारण ये ग्लो नहीं करेगा। थर्ड देख लेते हैं क्या दिया गया है। थर्ड में आपको यहाँ पे अल्कोहल दिया गया है, अल्कोहल यानी C2H5OH, इसके अंदर बेशक हाइड्रोजन है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा, ये भी आयंस जो है वो यहाँ पे नहीं बनेंगे, तो ये भी ग्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट फोर्थ दिया गया है जिसमें आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स लाइम वाटर दिया गया है,
तो लाइम वाटर जो है ये हमारा क्या है, ये जो है लाइम वाटर ये हमारे आयंस बनते हैं इसके अंदर, ठीक है, इसीलिए इसमें भी बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो फर्स्ट एंड फोर्थ में करेगा, सो बी जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपको 31 टू 35 दिए गए हैं, कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट, असर्शन रीजन दिए गए हैं आपको। इसमें अगर बोथ असर्शन रीजन ट्रू हैं और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ए आंसर रहेगा, ए और आर ट्रू है लेकिन आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो आंसर बी रहेगा, ए ट्रू है बट आर फॉल्स है तो सी रहेगा, ए फॉल्स है बट आर ट्रू है तो आंसर आपका यहाँ पर डी रहने वाला है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 31 जो क्वेश्चन दिया गया है जिसमें असर्शन कहा गया है, फ्रेश मिल्क इन विच बेकिंग सोडा इज एडेड टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू सेट एज कर्ड। ठीक है, कि जो फ्रेश मिल्क है जिसके अंदर बेकिंग सोडा डाल दिया गया, बेकिंग सोडा डाला तो फ्रेश मिल्क की जो पीएच है वो क्या कर गई, इंक्रीज कर गई और उसने कर्ड बनने में ज्यादा टाइम लिया। तो बिल्कुल ठीक है हमारा असर्शन। अब इसका रीजन क्या दिया गया है कि बेकिंग सोडा डिक्रीज द पीएच, बिल्कुल गलत है, डिक्रीज नहीं करता है, बेकिंग सोडा इंक्रीज करता है क्योंकि बेकिंग सोडा बेस है इसीलिए पीएच को इंक्रीज करता है, तो रीजन गलत है। तो रीजन जिसमें गलत होगा, फॉल्स होगा, वो हमारा ऑप्शन सी रहेगा, तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है। 32 में decomposition of vegetable matter into compost is an endothermic reaction। तो बच्चों वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोजिशन जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, ये गलत दिया गया है। सेकंड देखिए रीजन क्या दिया गया है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेक डाउन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट टू सिंपलर प्रोडक्ट, ये ठीक है, यानी आंसर हमारा डी रहेगा जिसके अंदर असर्शन फॉल्स है और रीजन जो है वो ट्रू है। 33 असर्शन दिया गया है कि जो है रेजिन्स एंड गम्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम टिश्यू इन प्लांट्स। असर्शन हमारा बिल्कुल ठीक है कि जो रेजिन और गम्स जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं प्लांट्स के, देखिए रेजिन्स गम्स है ऑक्सीजन है, दीज आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ अ प्लांट्स और ये जो है ओल्ड जाइलम टिश्यू जो है उनमें प्रेजेंट होते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। रीजन देखिए रेजिन्स एंड गम्स फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो ये ट्रांसपोर्ट वाटर मॉलिक्यूल को बिल्कुल फैसिलिटेट नहीं करते, वाटर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट जो है वो जाइलम के थ्रू किया जाता है, सो रीजन इज रॉन्ग। सो आपका जो आंसर रहेगा यहाँ से सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, असर्शन है स्काई अपीयर्स ब्लू इन द डे टाइम। ठीक है, जो स्काई है वो डे टाइम में जो है कैसा दिखाई देता है, डे टाइम में आपको ब्लू दिखाई देता है। क्लियर। इसका रीजन क्या है, व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर, तो आपका रीजन ठीक है बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता। यहाँ पे अगर स्कैटरिंग की बात की जाती तो ये इसका रीजन ठीक होता, वैसे दोनों ठीक है लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसीलिए हमारा आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 35 क्वेश्चन क्या है देखिए, द टेबल गिवन बिलो शोज द रिएक्शन ऑफ अ फ्यू एलिमेंट्स विद एसिड एंड बेसिस टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। जो आपको यहाँ पे टेबल दी गई है ये फ्यू एलिमेंट्स है ए बी सी डी एंड एसिड और बेस जो है उनके साथ रिएक्शन करते हैं एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व करते हैं। सो विच ऑफ द एलिमेंट फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, आपको बताना है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से हैं। सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स पता होना चाहिए कौन से ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। और इसके अंदर आपके देखिए एसिड और बेस दोनों के साथ एक तो बी रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे और एक आपका डी रिएक्ट कर रहा है, तो हमारा आंसर बी और डी हो जाएगा, यानी बी जो है हमारा यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स blood flow through the heart only once during one cycle of passage through the body। ठीक है, वन साइकिल में जो है बॉडी में जो ब्लड है वो क्या होता है, फ्लो होता है, तो इसमें जो आपका सही आंसर रहेगा आपका डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। शार्क, डॉगफिश एंड स्टिंगरे, यहाँ पर इनमें जो है ब्लड वो हार्ट में केवल वन साइकिल में क्या करता है, फ्लो करता है। क्लियर, बाकी में नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37 आपका रहेगा,
what is common between extensive network of blood vessels around walls of alveoli and in glomerulus of nephron। तो आपको याद करना है कि ब्लड वेसल्स जो हैं कॉमन क्या है उसके बीच में, बिटवीन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स वॉल्स ऑफ जो एल्वियोलाई हैं उसके बीच में, और नेफ्रॉन के अंदर जो है, नेफ्रॉन के अंदर याद कीजिए उसमें क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है, यहाँ पे ग्लोमेरुलस होता है, और एल्वियोलाई के अंदर यहाँ पे जो है नेटवर्क होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, थिक वॉल्ड आर्टरीज रिचली सप्लाइड विद ब्लड, तो थिक वॉल्ड आर्टरीज नहीं होती हैं, थिन वॉल्ड वेन्स भी नहीं होती हैं, थिक वॉल्ड कैपिलरीज, कैपिलरीज बच्चों थिक वॉल्ड नहीं होती, थिन वॉल्ड कैपिलरीज जो है रिचली सप्लाइड विद ब्लड, ये बिल्कुल ठीक आंसर रहेगा। जो कैपिलरीज होती हैं ये सारी कैपिलरीज होती हैं और ये थिन वॉल्ड होती हैं। सो डी जो है यहाँ से हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38, plants use completely different process for excretion as compared to animals, which one of the following processes is not followed by plants for excretion। so आपको यहाँ पे क्या बताना है कि प्लांट्स जो है वो डिफरेंट प्रोसेस फॉर एक्सक्रीशन यूज करते हैं एनिमल्स के कंपैरिजन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट फॉलोड बाय प्लांट्स, कौन सा प्रोसेस प्लांट्स जो है वो फॉलो नहीं करते हैं फॉर एक्सक्रीशन। दे कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन से वो अपना एक्सेस वाटर रिमूव करते हैं, ये एक प्रोसेस है उनका, बिल्कुल ठीक बात है। सेकेंड, दे सेलेक्टिवली फिल्टर टॉक्सिक सब्सटेंस थ्रू देयर लीव्स, लीव्स से वो टॉक्सिक सब्सटेंस फिल्टर करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम्स इन ओल्ड जाइलम, हमने अभी पढ़ा था ना, ओल्ड जाइलम में रेजिन्स और गम को वो स्टोर करते हैं, बिल्कुल ठीक है, और ये उसके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। ऑक्सीजन भी बच्चों एक वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट्स के लिए। डी देखिए, दे एक्सक्रीट वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल, ये बिल्कुल ठीक है, वेस्ट सब्सटेंस को वो सॉइल में एक्सक्रीट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, बी जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है आपको यहाँ पे, इफ द पावर ऑफ अ लेंस, लेंस की पावर जो है वो दी गई है -4 डायोप्टर, दैट इट मीन्स दैट द लेंस इज अ, यहाँ पे बताना है आपको कि लेंस जो है वो कौन सा और कैसा लेंस है। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पर जो दिया गया है पावर दी गई है, पावर के लिए फोकल लेंथ निकालनी है, तो फार्मूला क्या होता है, सेंटीमीटर में पावर अगर है तो आप लिखेंगे 100/f। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, पावर का हमें दिया गया है ना, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे 100 ठीक है, आपको यहाँ पे फोकल लेंथ निकालनी है तो 100/4 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया आपका -25 आंसर आ गया। तो हमारी जो लेंस की फोकल लेंथ वो कितनी है, -25 सेंटीमीटर आया है ना, क्योंकि हमने 100 का यूज किया है, तो यहाँ पे सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, rays from the sun converge at a point 15 centimeter in front of a concave mirror, where should an object be placed so that size of its image is equal to the size of the object। बहुत सिंपल सी बात है कि सन जो है वो कितने कॉन्केव मिरर में जो है कहाँ पर जो रेज है उनको कन्वर्ज कर रहा है, कितने पर, 15 सेंटीमीटर, यानी 15 सेंटीमीटर क्या है उसकी फोकल लेंथ है, क्योंकि फोकस पे ही कन्वर्ज करेगा। और कहाँ पर रखें हम ऑब्जेक्ट को कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल बने, तो वो कहाँ पर रखते हैं, जब हम सी पर रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और वो क्या होता है, वो फोकल लेंथ का डबल होता है, यानी C इज इक्वल टू 2f। तो कितना आंसर आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और माइनस में आएगा, ठीक है ना। सो क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो 40 का ए जो है आपका यहाँ से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब्ड इन। पहले फूड मटेरियल जो है वो बाहर ही ब्रेक डाउन उसका होता है, और बाद में जो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ये सेप्रोफिटिक टाइप ऑफ जो है न्यूट्रिशन होता है। क्लियर। तो इसमें जो इस तरह का न्यूट्रिशन करते हैं वो आपका आंसर बी हो जाएगा, जिसमें यीस्ट है, मशरूम है, ब्रेड मोल्ड है। ग्रीन प्लांट्स इसमें नहीं होते, अमीबा नहीं है, अमीबा इसमें भी दिया गया है, टेप वॉर्म, लाइस, ये इस तरह का कोई जो है नहीं करते, बस ये आंसर ठीक है आपका, यीस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है स्टूडेंट्स, देखिए क्या दिया गया है,
इन अ पर्सन द ट्यूब्यूल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज नॉट फंक्शनिंग वेल। अब याद कीजिए नेफ्रॉन का डायग्राम, ठीक है। नेफ्रॉन के डायग्राम में आपने पढ़ा हुआ है कि यहाँ से जो है क्या होता है, यहाँ से ट्यूबुलर पार्ट जो है वो आपका स्टार्ट होता है, क्लियर है। तो ये जो आपका पार्ट है ट्यूबुलर पार्ट, उसके बाद आपकी कलेक्टिंग डक्ट आती है। तो जो ये ट्यूबुलर पार्ट है इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है यूरिन को, जो एक्स्ट्रा वाटर है, एक्स्ट्रा मिनरल्स हैं, उन सबको एब्जॉर्ब करना फिल्ट्रेशन के बाद, ठीक है। व्हाट विल इट्स इफेक्ट बी ऑन यूरिन फॉर्मेशन, अगर ये प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगा तो उसका यूरिन फॉर्मेशन पे क्या इफेक्ट होगा। तो यूरिन जो कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी क्योंकि एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, मिनरल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी और जो यूरिन है हमारा वो ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा। सो आंसर क्या रहेगा यहाँ से, आंसर रहेगा डी आपका, यूरिन इज मोर डाइल्यूटेड, ठीक है। यूरिन हमारा कैसा हो जाएगा, मोर डाइल्यूटेड रहेगा। डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43 हम करेंगे। If the real image of a candle flame formed by the lens is 3 times the size of the flame, real image of a candle flame, ध्यान दीजिए real image है candle flame की formed by a lens is 3 times the size, यहाँ पे देखिए m की वैल्यू दी गई है 3, मैग्निफिकेशन 3 times है फ्लेम से, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड इमेज इज 80 सेंटीमीटर, जो डिस्टेंस दी गई है लेंस और इमेज की, ठीक है, यानी यहाँ पे v आपको दिया गया है 80 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द कैंडल बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, आपको यहाँ पर u जो है वो आपको यहाँ पर निकालना है, क्लियर है। अब यहाँ से समझने वाली बात ये है कि रियल इमेज जो है वो कौन से लेंस से बनती है, रियल इमेज बनेगी कॉन्वेक्स लेंस से, यानी ये लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स लेंस में इमेज जो है वो कैसी होती है, रियल जो होगी वो इन्वर्टेड होगी, क्लियर है। रियल है तो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है तो m के सामने -3 लगाएंगे, यानी मैग्निफिकेशन -3 दी गई है, v आपको 80 सेंटीमीटर दिया गया है, प्लस में रहेगा, क्लियर, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। u आपको यहाँ से जो है निकाल लेना है, तो फॉर्मूला लगा देंगे m इज इक्वल टू वी बाय यू, ठीक है। m हमें -3 दिया गया है, v हमें 80 दिया गया है, u हमें यहाँ से निकालना है। तो u जब आप यहाँ से निकालोगे तो आपका आंसर आएगा -80/3 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या रहेगा, d जो है वो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, बहुत इजी सा न्यूमेरिकल था, आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जरूर करनी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है। यहाँ पे आपको ये प्रिंसिपल एक्सिस दिया गया है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका f है। क्या कहा गया है, While looking at the above diagram, नलिनी concluded the following, नलिनी ने क्या कंक्लूड किया, यहाँ से उसने कंक्लूड किया कि द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल वन, जो इमेज है ऑब्जेक्ट की वो क्या रहेगी, वो वर्चुअल होगी। सो ये जो मिरर है हमारा ये कॉन्केव मिरर है, ठीक है, तो इसमें ये वर्चुअल वन होगी ऐसा नहीं है, ठीक है। सेकंड देखिए, रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रेवल अलोंग द सेम पाथ एज द इंसिडेंट रे बट इन अपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल ठीक है। सी से जो है जा रही है तो ये सी से जा रही है तो टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापस इसी से आ जाएगी, बिल्कुल ठीक है। इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इन्वर्टेड, कॉन्वेक्स जो कॉन्केव मिरर है उससे बनने वाली जो इमेज होगी वो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, क्लियर। दिस इज अ कॉन्केव मिरर, ये कॉन्केव मिरर है। फोकल लेंथ हमेशा कॉन्केव की जो है कैसी होती है, नेगेटिव। कॉन्केव की जो फोकल लेंथ होती है स्टूडेंट्स वो हमेशा नेगेटिव होती है, और कॉन्वेक्स की जो होती है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स की हमेशा पॉजिटिव होती है, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। वर्ड कॉन्केव देखते ही जो है आपको नेगेटिव जो है कर लेनी है, चाहे मिरर है चाहे लेंस है। क्वेश्चन नंबर 45, आपको यहाँ पर मीडियम 1, 2, 3 एंड फिर से 1 मीडियम दिया गया है। इन द अबव डायग्राम लाइट इज ट्रेवलिंग थ्रू डिफरेंट मीडिया, इट इज नोटेड बाय अ साइंटिस्ट दैट, जो आपको यहाँ पर एंगल 1 दिया गया है, एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 1 यहाँ पर एंगल 3 के इक्वल है और एंगल 4 के इक्वल है, लेकिन एंगल 2 जो है वो स्मॉलर है देन एंगल 1। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे करेक्ट रहेगी। तो देखिए मीडियम 1 इज द डेंसर देन मीडियम 3 बट इट्स डेंसिटी इज इक्वल टू मीडियम 2। देखिए मीडियम 1 और 3 में जो एंगल है वो इक्वल है, यानी ये दोनों सेम मीडियम है, क्लियर। इसलिए यहाँ पर आपको क्या है, मीडियम 1 एंड 3 जो है ये सेम मीडियम है, तो ये इसके डेंसर नहीं रहेगा, यानी ए स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई।
मीडियम 2 जो है वो रेयरेस्ट मीडियम है, तो ऐसा नहीं है, मीडियम 2 रेयरेस्ट नहीं है, वो डेंसर है, ये भी गलत हो गया। मीडियम 3 इज डेंसर मीडियम देन 1, तो हमने अभी क्या देखा है 1 और 3 में एंगल इक्वल है, तो ये इससे डेंसर नहीं हो सकता, सी भी गलत है। मीडियम 1 एंड 3 आर एसेंशियली द सेम मीडियम, ये बिल्कुल ठीक बात है, 1 और 3 जो है एंगल सेम है, तो ये सेम मीडियम है, क्लियर। उसके बाद देखिए एंड बट मीडियम 2 इज डेंसर, मीडियम 2 इज डेंसर देन 1 एंड 3, तो बिल्कुल ठीक है, 2 जो है डेंसर है, इसीलिए इसका एंगल जो है वो क्या है, इसका एंगल स्मॉल रहेगा, क्लियर। क्योंकि जो डेंसर मीडियम है उसमें देखिए D2R अवे, ये आपको ट्रिक याद कर लेनी है, डॉक्टर अवे, डेंसर टू रेयरर जब मीडियम चाहता है तो हमारी जो इंसिडेंट रे है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, क्लियर। और रेयर टू डेंसर जाता है तो जो है क्या होगा, नियर होगा, नियर होगा तो एंगल हमारा कम हो जाता है। अब एंगल 2 जो है वो हमारा क्या है, कम है, इसलिए हमारा 2 डेंसर मीडियम है, किससे, एंगल 1 से। यहाँ पे हमारा एंगल 2 जो है वो स्मॉल हो गया है, यानी ये मीडियम कैसा है, हमारा डेंसर है, तो डी जो है यहाँ से हमारा बच्चों बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46 करेंगे। The refractive index of flint glass is 1.65 and that for alcohol is 1.36. With respect to air, what is the refractive index of the flint glass with respect to alcohol? तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है फ्लिंट ग्लास की। तो फ्लिंट ग्लास की जब आप निकालते हो तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल, तो फ्लिंट ग्लास की दी गई है 1.65 और जो है इसकी दी गई है अलग से 1.36, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों को जो है आप निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 1.21। इस तरह से आप निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी, फ्लिंट ग्लास की, किसके रिस्पेक्ट में, एल्कोहल के। ये तो आपको इनकी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी है विद रेस्पेक्ट टू एयर। विद रेस्पेक्ट टू एयर जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, और जब एक दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तब हम कुछ इस तरह से निकालते हैं, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 आपको दिया गया है, द अबोव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। आपके पास लेंस यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, तो यहाँ पे फोकल लेंथ आपकी हो जाएगी, फोकल लेंथ हमेशा कॉन्वेक्स की जो है किसमें होती है, प्लस में होती है, तो यहाँ पे हो जाएगी प्लस 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 mm, H1 आपको दी गई है, ऑब्जेक्ट की हाइट वो दी गई है 2 mm, जिसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद ये हो जाएगी 0.2 सेंटीमीटर। एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, यानी यहाँ पे आपको u जो है वो आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर, u हमेशा माइनस में होती है, ठीक है, इसको आप माइनस कर लेंगे, H1 प्लस में रहेगा यहाँ पे, क्लियर है, सो -5 हो जाएगा। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, आपको यहाँ पे H2 निकालना है, उससे पहले आपको यहाँ पे V निकालना पड़ेगा, क्लियर। जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो V निकालने के लिए हम यहाँ पे जो है लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, क्लियर। 1/v निकालना है तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/v इज इक्वल टू 1/f कितना है 10 है, और ये हमारा कितना है माइनस है, तो माइनस हो जाएगा -1/5। 10 यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया तो 1 - 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया -1/10, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको उल्टा कर दोगे ना, ये 1/v की वैल्यू आई है तो v की वैल्यू आ जाएगी -10 सेंटीमीटर, क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम m निकालेंगे, तो यहाँ पे निकाल रही हूँ मैं, m जो है हमारा क्या होता है, m इज इक्वल टू v/u इज इक्वल टू H2 अपॉन H1, तो यहाँ पे -10 डिवाइडेड बाय -5, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, H2 निकालना है ना, H1 है 0.2, ठीक है, H2 निकालेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा, और H2 जब आप निकाल लेंगे तो ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.4 सेंटीमीटर, क्लियर। यानी अगर आप इसको mm में निकालोगे तो H2 देखिए आपको, क्योंकि आंसर आपको यहाँ पे mm में दिए गए हैं और आपको सेंटीमीटर में दिया गया है, तो आपकी यहाँ से आंसर जो है 0.4 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से देखिए 0.4 सेंटीमीटर है, mm में निकालेंगे ना तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से 4 mm, क्लियर है, 4 mm आ जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर को जब आप मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सी जो है यहाँ से हमारा राइट आंसर रहेगा।
देखिए आप कंफ्यूज नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर भी दिया है, 4 जो है मिलीमीटर भी दिया गया है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 48 है, एक केबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टेस्टेड फ्यू एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक केबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो कुछ एलिमेंट्स को उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे जो है क्या करती हैं, टेस्ट करती हैं। और ये आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज दी गई हैं और ये W, X, Y और Z जो है मेटल दी गई हैं। तो कौन सी मेटल को केबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पास करती है और कौन सी को फेल करती है, डिस्कार्ड करती है, वो आपको बताना है। विच ऑफ द अबव एलिमेंट्स वर डिस्कार्डेड फॉर यूजेस बाय द कंपनी। अब देखिए यहाँ पे बच्चों केबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यानी उसको क्या बनानी है, उसको वायर्स बनानी है। वायर्स बनाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डक्टिलिटी, यानी मेटल डक्टाइल होनी चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होनी चाहिए, और थर्ड मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, अगर मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तो जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो वो क्या हो जाएगी, वो मेल्ट हो जाएगी। 3 प्रॉपर्टी मेन है, जिसके अंदर ये 3 प्रॉपर्टी होंगी वो आपकी जो है क्या होगी, पास हो जाएगी मेटल। तो यहाँ पे देखते हैं W मेटल, जिसके अंदर मेलिएबल भी है, डक्टिलिटी भी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी है और मेल्टिंग पॉइंट भी है। तो ये हमारी सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रही है, तो ये हो सकती है। अब डिस्कार्ड कौन सी करी, एक्स को देख लेते हैं, तो ये डक्टाइल नहीं है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो है, तो ये इसीलिए फेल हो गई। वाई जो है ये डक्टाइल नहीं है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट भी लो है, तो इसलिए ये भी फेल हो गई। जेड की बात कर लेते हैं, डक्टाइल तो है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नो है, ठीक है, हाई है, मेल्टिंग पॉइंट भी ठीक है, हाई है, लेकिन कंडक्टिविटी तो नो हो गई, तो ये भी फेल हो गई बच्चों। तो हमारी पास कौन सी हुई, डब्ल्यू हुई, डिस्कार्ड कौन सी हुई, एक्स वाई जेड हुई, तो बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है हमारा क्या है, राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट हम सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे। सेक्शन सी में आपको 3 केसेस दिए गए हैं, ठीक है, टोटल 12 क्वेश्चंस हैं और आपको कोई भी 10 क्वेश्चन इस सेक्शन से कवर करने हैं। द फर्स्ट अटेम्प्टेड 10 क्वेश्चन वुड बी इवेलुएटेड। जो 10 अच्छे से आते हो पहले वो आपको करने हैं, इस बात का ध्यान रखना है। क्लियर, क्योंकि सीबीएसई आपके फर्स्ट 10 क्वेश्चंस को इवेलुएट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपको केस दिया गया है सॉल्ट स्टोरी। सॉल्ट स्टोरी आपको यहाँ पे पढ़नी है। फ्रॉम नाउ केस दिया गया है द सॉल्ट स्टोरी फ्रॉम द न्यू इंडियन एक्सप्रेस 9 मार्च 2021। द सॉल्ट पेंस इन मराकनम, ए पोर्ट टाउन है अबाउट 120 किलोमीटर फ्रॉम चेन्नई, आर द थर्ड लार्ज प्रोड्यूसर्स ऑफ सॉल्ट इन तमिलनाडु। Separation of salt from water is a laborious process and the salt obtained is used as raw material for manufacture of various sodium compounds. One such compound is sodium hydrogen carbonate, used in baking as an antacid and in soda acid fire extinguisher. इनमें सब में यूज किया जाता है, ठीक है। Now the table shows the mass of various compound obtained when 1 liter of sea water is evaporated. ठीक है, टेबल जो दिखाई गई है वेरियस कंपाउंड्स की, वेरियस कंपाउंड्स ऑब्टेन होते हैं जब 1 लीटर सी वाटर को क्या किया जाता है, इवेपोरेट किया जाता है, ठीक है। सो 1 लीटर को जब इवेपोरेट किया जाता है तो टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो ऑब्टेन्ड होता है वो होता है 45 ग्राम। क्लियर है, और जिसमें NaCl 28 है, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड 8 ग्राम है, मैग्नीशियम सल्फेट 6 है, कैल्शियम सल्फेट 2 है और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो 1 है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, विच कंपाउंड इन द टेबल रिएक्ट विद एसिड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अंदर कौन सा कंपाउंड है जो कि जो है एसिड के साथ रिलीज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फॉर्म करता है, तो आपको ये बताना है। तो इसके अंदर देखिए इसमें आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें सही ऑप्शन आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। सो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर निकलेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो निकल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको दिया गया है 50। हाउ मेनी ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट आर प्रेजेंट इन 135 ग्राम ऑफ सॉलिड लेफ्ट बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। यानी 135 ग्राम जो है सॉलिड अगर बनता है यानी सॉल्ट बनता है तो उसमें मैग्नीशियम सल्फेट की क्वांटिटी कितनी रहेगी, ये आपको बताना है। अब इसका आंसर हम ऊपर टेबल से जो है निकालेंगे।
देखिए अगर 45 ग्राम जो है लेफ्ट होता है यानी सॉल्ट है, तो उसमें मैग्नीशियम सल्फेट की क्वांटिटी है 6 ग्राम। ठीक है, यानी बहुत सिंपल तरीके से आप निकालेंगे 45 ग्राम में आपके पास क्वांटिटी है, 45 ग्राम में आपके पास MgSO4 की क्वांटिटी है 6 ग्राम। एक में क्या होगी 6/45 और आपको निकालना है 135 में। तो इसको आप जो है क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 9 जा चला जाएगा और ये 27, फिर 3 से करेंगे, 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये 3 9 जा हो जाएगा, 9 2 जा हो जाएगा 18 ग्राम। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है वो हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, व्हाट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं, ब्राइन, लाइम वाटर, स्लेक लाइम और सोडा वाटर। तो ब्राइन सॉल्यूशन इज द राइट आंसर, उसको हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज द पीएच ऑफ द एसिड विच इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट बनाने के लिए देखिए NaCl जो है ये न्यूट्रल सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट यानी इसमें NaOH होगा और HCl होगा, ये इसके पेरेंट एसिड बेस रहेंगे। और इसके अंदर जब कॉमन सॉल्ट बनेगा तो ये जो बेस है ये कैसा है, ये भी स्ट्रॉन्ग है और एसिड भी स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है तो यानी पीएच जो है वो बिटवीन 1 2 3 रहेगी। तो ए जो है यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, केस दिया गया है आपको, द फिगर शोन बिलो रिप्रेजेंट एन एक्टिविटी टू प्रूव द रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट के लिए ये एक्टिविटी है आपके एनसीईआरटी बुक में दी गई है। ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट वर कैप्ट इन द डार्क फॉर 72 आवर्स। ठीक है, 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट हैं, 72 आवर्स के लिए इनको जो है डार्क में रखा गया, अंधेरे में रखा गया। आफ्टर 72 आवर्स KOH इज कैप्ट इन द वॉच ग्लास। ये वॉच ग्लास है जिसके अंदर KOH रखा हुआ है। एंड इन सेटअप X में रखा गया बट Y में नहीं रखा गया। बोथ दीज सेटअप आर एयर टाइट, ये दोनों ही सेटअप एयर टाइट है। एंड हैव बीन केप्ट इन लाइट फॉर 6 आवर्स। 6 आवर्स के लिए फिर इनको लाइट में रखा गया, यानी पहले डार्क में रख के इनको डिस्चार्ज किया गया, फिर इनको जो है अंदर इस एक के KOH रख दिया गया। ठीक है, फिर इनको लाइट में रखा गया 6 आवर्स के लिए, तब आयोडीन टेस्ट किया गया। आयोडीन टेस्ट किसके लिए किया जाता है, स्टार्च के लिए किया जाता है। अगर स्टार्च होगा तो ब्लू ब्लैक कलर आएगा, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है, तो ब्लू ब्लैक कलर अगर आता है तो मतलब उसके अंदर स्टार्च है। तो लीफ में ये टेस्ट किया गया। अब देखिए क्या क्या क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ रहा है कि द एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज यूज्ड टू प्रूव एसेंशियलिटी ऑफ विच ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे जो ये आपको सेटअप दिया गया है इसमें आपसे फोटोसिंथेसिस की कौन सा इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो कि एसेंशियल जो स्टेप है उसके बारे में पूछना चाह रहा है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे KOH रखा गया है। KOH का काम क्या होता है, KOH का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेना। जो ये KOH है ना, ये इसकी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होने के कारण इसके अंदर लाइट में होते हुए भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है। इसलिए इसके अंदर जो है स्टार्च फॉर्मेशन नहीं होगा और इसके अंदर हो जाएगा। तो यानी फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है, इसलिए इसमें हमारा ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54, द फंक्शन ऑफ KOH इज टू एब्जॉर्ब। KOH का फंक्शन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना KOH का फंक्शन रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है आपको, which of the following statement shows the correct result of iodine test performed on the leaf from plant X and Y respectively। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट रिजल्ट आपको देगी आयोडीन टेस्ट के लिए। ए ब्लू ब्लैक कलर वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन द लीफ ऑफ प्लांट X। देखिए हमने अभी ऊपर देखा, हम बस वहां से डायरेक्ट अपना आंसर कर लेंगे। हमने देखा ना कि किस में स्टार्च फॉर्मेशन होगा, Y में होगा, X में नहीं होगा। ये हमने बिल्कुल कंफर्म है हमारा, तो Y में स्टार्च फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और उसी में ब्लू ब्लैक कलर आएगा। तो ब्लू ब्लैक कलर वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन द लीफ ऑफ प्लांट Y एंड नो चेंज इन कलर ऑन लीफ प्लांट X। तो बस ये हमारा आंसर हो जाएगा, बी जो है करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप पढ़ सकते हो बच्चों। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है बट एक्सप्लेनेशन के साथ है, तो जो है आपको थोड़ा सा जो है पेशेंस रखना होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी फॉलोड फॉर मेकिंग द एपरेटस एयर टाइट। कौन सा स्टेप एपरेटस को एयर टाइट कर देगा, प्लेसिंग द प्लेट्स प्लांट्स ऑन ग्लास प्लेट,
यूजिंग ए सक्शन पंप, अप्लाइंग वैसलीन, ये वैसलीन है, टू सील द बॉटम ऑफ जार एंड क्रिएट वैक्यूम, तो ग्लास प्लेट के ऊपर रखे उसको वैसलीन लगा देंगे, इसी से ये एयर टाइट हो जाता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड हमारा आंसर रहेगा, सी जो है यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नूर अ यंग स्टूडेंट वाज ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इन हर साइंस प्रोजेक्ट वर्क, शी केप्ट एक्स इनसाइड द बॉक्स। ठीक है, एक प्रोजेक्ट वो बना रही है और उसने जो एक बॉक्स है, ठीक है, एक्स उसके अंदर रखा है, और एंड विद द हेल्प ऑफ अ लेजर पॉइंटर मेड लाइट रेज पास थ्रू द होल ऑन वन साइड ऑफ द बॉक्स, और वो एक तरफ से होल से जो है पास कराती है लाइट रेज लेजर पॉइंटर से, और बटर स्क्रीन, she had a small butter paper screen to see the spot of light being cast as they emerge, और जो लाइट जो इमर्ज हो रही है उनको वो एक बटर पेपर की स्क्रीन है जिसके ऊपर वो जो है उनको क्या करती है, ऑब्जर्व करती है। देखिए कुछ इस तरह का सेटअप उसने बनाया हुआ है, इसके अंदर जो है रखा हुआ है मटेरियल, यहाँ से वो लाइट पास कराती है और इस तरह की जो रेज हैं उसको वो मिलती हैं। तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 57 बताना है, व्हाट वुड बी द एक्स दैट शी प्लेस्ड इनसाइड द बॉक्स टू मेक द रेज बिहेव एज शोन। ठीक है, तो एक्स जो बॉक्स के अंदर रखा हुआ है वो आपको बताना है कि वो क्या है। तो क्या होगा, कन्वर्जिंग लेंस है, नहीं है, कन्वर्जिंग लेंस होता तो रेज जो है वो क्या होती, कन्वर्ज होती। पैरेलल साइड ग्लास ब्लॉक है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ऐसा ग्लास ब्लॉक है जिसकी साइड कैसी है, जिसकी साइड जो है पैरेलल है, क्योंकि तभी जो रे है वो हमारी इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो बी जो है यहाँ से हमारा आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है, शी मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर बोथ द रेज। एंगल ऑफ इंसिडेंस वो मेजर करती है, वो कितना है 48.6, यानी एंगल आई जो है वो कितना है यहाँ पे 48.6 डिग्री। She knew the refractive index of material inside the box was 1.5, तो refractive index जो है material का वो कितना है 1.5 है। So what will be the approximate value of angle of refraction? So angle of refraction की वैल्यू जो है आपको यहाँ पर निकालनी है। तो देखिए किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, यानी म्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, साइन आई अपॉन साइन आर के इक्वल होता है। तो साइन आई जो है कितना है 48.6 और डिवाइडेड बाय साइन आर की वैल्यू, हमें यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है। साइन आई 48.6 जो है इसकी वैल्यू आपको 0.76 गिवन है, और म्यू हमें दे रखा है 1.5, सो वैल्यू पुट कर देंगे 0.75 डिवाइडेड बाय साइन आर, और साइन आर की वैल्यू अगर निकालते हैं तो 0.75 डिवाइडेड बाय 1.5, और यहाँ से आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से साइन आर की वैल्यू आ गई आपकी 0.5। ठीक है, अब आर की वैल्यू निकालनी है तो आ जाएगा साइन इनवर्स 0.5 की वैल्यू आप देख लोगे। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू आपके पास 30 डिग्री आ जाएगी। क्लियर है, तो आंसर जो है हमारा सी यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 59 जो आपको गिवन है, देखिए 59 क्वेश्चन है, हर फ्रेंड नोटेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, ग्लास इज ऑप्टिकली रेयरर देन एयर, तो एयर से ग्लास जो है वो रेयरर है, ऑप्शन ये आपका गलत है। ग्लास ऑप्टिकली डेंसर है एयर से। एयर एंड ग्लास अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम विद द सेम वेलोसिटी, ये भी आपका गलत रहेगा, सेम वेलोसिटी से नहीं होते हैं। एयर इज ऑप्टिकली रेयर देन ग्लास, ये ऑप्शन आपका ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट थ्रू अ डेंसर मीडियम इज फास्टर देन दैट ऑफ अ रेयरर, बिल्कुल गलत है, रेयरर से स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है। फिफ्थ देखिए, the ratio sine of angle of incidence is the first medium to the ratio of sine of angle of refraction in the second medium gives the refractive index of the second material with respect to the first one। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने अभी ये भी देखा था और ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, जो स्नेल्स लॉ है वो यही कहता है। क्लियर, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हमारा ठीक है थर्ड वाला और फिफ्थ वाला। तो थर्ड और जो फिफ्थ जिसमें है वो हमारा आंसर यहाँ पे ठीक है, तो डी जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 है, इफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द बॉक्स वाज मेड ऑफ अ मटेरियल विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1.5, यानी जो बॉक्स है, ठीक है, उसके अंदर जो मटेरियल है वो अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 से कम हो तो क्या होगा।
तो अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.5 से कम होगा, सो ये देखिए लेटरल शिफ्ट ऑफ द रेज वुड हैव बीन लेस। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसका मतलब वो मीडियम कैसा होगा, वो मीडियम रेयरर होगा, ठीक है। और रेयरर मीडियम में जो लेटरल शिफ्ट होगी वो भी कम हो जाएगी। क्लियर है बच्चों, लेटरल शिफ्ट जो है वो भी कम हो जाएगी। सो ए लेटरल शिफ्ट ऑफ द रेज वुड हैव बीन लेस। ए जो है इसका आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आपके सारे जो है ये गलत दिए गए हैं, ठीक है। सो ये थे आपके टोटल 60 क्वेश्चंस जो हमने जो है इस क्वेश्चन पेपर में डिस्कस किए। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं, और कोई भी आपको डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर न्यू हो। सो बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।